थैंक सुप्रीम यू। कोर्ट के फैसले से क्या आप डिस्टर्ब हुए? आपको धक्का लगा? मैं इसे एक बड़ी साजिश के तौर पर देख रहा हूँ। जिसका रास्ता न्याय की तरफ जाना था, वो साजिश की तरफ क्यों चला गया? यही जाति के नाम पर शोषण पाए हैं, इसलिए जाति के नाम पर आरक्षण पाते हैं। जाति के नाम पर इन्हें प्रोटेक्ट करना था। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार साफ करे कि क्या वो बाकायदे सवर्ण वर्सेस बहुजन करना एक सड़क पर क्योस मचाना चाह रही तो आप है। साजिश की बात कर रहे हैं लक्ष्मण, तो क्या साजिश मतलब जानबूझकर इस तरह के नियमन बनाए गए? वही सवर्ण थे जो विरोध कर रहे थे, वो तो बीजेपी के कोर वोटर हैं। भ्रम फैलाया गया है कि केवल सवर्ण को विलेन माना गया, जबकि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और यूजीसी के जो नियम 2026 के लागू किए गए थे SC ST OBC महिला विकलांगों के लिए, उन पर फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया और कहा कि 2012 वाले नियम ही यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में लागू रहेंगे। जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे सवर्ण वर्ग के सामान्य वर्ग के, वो बड़े खुश हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। लेकिन जो दूसरा वर्ग है जिनको जिनके प्रोटेक्शन के लिए इस कानून को बनाया गया, उसके मन में क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस आज के अंतरिम जो फैसला आया है। मेरे साथ लक्ष्मण यादव, जाने माने वोकलिस्ट है, पत्रकार हैं, लेखक हैं, जो इस बारे में बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, खासकर दलित और वंचित समाज के लिए, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी, शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। थैंक सुप्रीम यू। कोर्ट के फैसले से क्या आप डिस्टर्ब हुए? आपको धक्का लगा? अ, ऐसा है कि ये फैसला जो आया, मेरा सवाल तो पिछले 4-5 दिन से सरकार से था, यूजीसी से था। और मेरा भी आरोप ये था कि ये जो 13 जनवरी 2026 का गजट नोटिफिकेशन है, ये बहुत वेग क्यों है? ये अस्पष्ट है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन के प्रकार साफ नहीं किए गए हैं। इसमें कई क्लॉज ऐसे हैं जिसको बेस बना करके हम ये सवाल उठा रहे थे कि इस बात में संदेह है कि एससी एसटी ओबीसी को न्याय दिला पाएगा, लेकिन इस पर बात नहीं हो पा रही थी। और दूसरी तरफ से एक शोर तेजी से उठा कि केवल सवर्णों के विरोध में है, फिर आंदोलन हो गए और कोर्ट की पहली हियरिंग में ही इसे रोक दिया गया। तो मैं इसे एक बड़ी साजिश के तौर पर देख रहा हूं, लेकिन जिसका जिसका जरिया था, जिसका रास्ता न्याय की तरफ जाना था, वो साजिश की तरफ क्यों चला गया? मिसाल के तौर पर साल 2007 में थोराट कमेटी कहती है कि एससी एसटी ओबीसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कैंपस में, और ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद 2012 में यूजीसी एक अधिनियम बनाती है जिसको फिर से सुप्रीम कोर्ट लागू करने की बात कर रहा है। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी, इन मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है कि आपकी 12 वाली गाइडलाइन अच्छी नहीं है, काम करनी है, आप सख्त बनाइए। फरवरी 2025 में यूजीसी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करता है। फिर उसके बाद 8 दिसंबर 2025 को पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली, वो कहती है कि इसमें ओबीसी को भी जोड़ा जाए। अब आप जनवरी 2026 में ये जब ड्राफ्ट ले आ रहे थे, तो उसमें रास्ता थोड़ा खुला था। इसमें विलेन कोई अप्रकाश नहीं था, उसे मिस इंटरप्रेट किया जा रहा था। इसमें ईडब्ल्यू शामिल था, इसमें महिलाएं शामिल थे, दिव्यांग शामिल थे। लेकिन जाति के आधार पर भेदभाव के लिए 3 कम्युनिटीज थी, जो भारत का संविधान कहता है, एससी एसटी ओबीसी। यही जाति के नाम पर शोषण पाए हैं, इसलिए जाति के नाम पर आरक्षण पाते हैं। जाति के नाम पर इन्हें प्रोटेक्ट करना था। अब आपने उसको इतना वेग रखा कि कोर्ट में जाकर के वो रिजेक्ट हो गया। तो मैं इसे एक बड़ी साजिश के तौर पर देखता हूं। मैं ये चाहता हूं कि सरकार साफ करे कि क्या वो बाकायदे सवर्ण वर्सेस बहुजन करना एक सड़क पर क्योस मचाना चाह रही है? क्या सरकार इस तरह से इसको कर रही थी, या इसको और दूसरा ये कि इतना दिन बाद 19 मार्च को इसकी अगली डेट क्यों दी गई? इसको जल्दी दे करके इसको आगे सरकार का पक्ष जानना चाहिए था। तो ये अभी आगे संदेह पैदा करता है। जी। नहीं, आप साजिश की बात कर रहे हैं लक्ष्मण, तो क्या साजिश मतलब जानबूझकर इस तरह के नियमन बनाए गए जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो, जिससे सवर्ण वर्ग में प्रोटेस्ट हो, अपना वोट बैंक मजबूत किया जाए, अपने वोट बैंक को एड्रेस किया जाए? क्या आप इस तरह की बात करना है? पता नहीं, मतलब अपना वोट बैंक तो शायद बीजेपी का सीएसडीएस का डेटा कहता है कि वही सवर्ण थे जो विरोध कर रहे थे, वो तो बीजेपी के कोर वोटर हैं। शायद ये राजनीतिक बात है, कितनी जायज होगी कि नहीं, कि हिंदू हृदय सम्राट से शायद अगर सत्ता में सुनिश्चितता नहीं थी, तो थोड़ा ओबीसी हितैषी बन लेना था।
इसलिए भी ओबीसी को शामिल किया गया और सारे लोग विरोध कर रहे थे, तो जनता में एक मैसेज जा रहा था कि बताइए अपने कोर वोटर को नाराज करके बीजेपी ओबीसी एससी एसटी के हित में काम कर रही है। तो एक शायद ये पॉलिटिक्स हो सकती है, तो लेकिन मैं तो इसको और आरोप लगा रहा हूँ साजिश का ये कि आपने जो बनाया है अधिनियम, ये कोई एहसान नहीं है, ये रूलिंग है, ये मजबूरी है, क्योंकि समाज का जातिवाद कैंपस के भीतर चला जा रहा है और उसमें जातिवाद बढ़ता जा रहा है। आंकड़े 118% बढ़ रहे हैं और कोर्ट ने निर्देश दिया है, पार्लियामेंट्री कमेटी भी कह रही है कि बनाइए, तो आपको बनाना था। लेकिन आपने बनाया ताकि लगे कि फेवर कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी का, और बनाया ऐसा कि उनको न्याय भी ना मिल पाए और रिजेक्ट भी हो जाए पहली हियरिंग में, और इस साजिश में आप कामयाब हो गए, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। ये है साजिश। नहीं, तो ये क्या मैं मान के चलूं कि इस कमेटी में जो 10 मेंबर की कमेटी थी इस नए अधिनियमन में, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए था, एक जिक्र होना चाहिए था जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए है, तो शायद ये ठीक रहता, बैलेंस दिखाई देता। मैं पढ़ देता हूँ, इस पर कई मतभेद हैं। जैसे एक एक भ्रम फैलाया गया है कि केवल सवर्ण को विलेन माना गया, जबकि ये गलत है। ये पॉइंट 31C कहता है कि एससी एसटी ओबीसी का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इस देश में किसी सवर्ण का कैसे हो सकता है? मेरा सवाल है, कौन सी गाली ऐसी बनाई गई, कौन भेदभाव करेगा, कैसे होगा? कास्ट बेस्ड नहीं होता, किसी और तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। उसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी होती है, प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है, उसकी कई कमेटीज होती हैं। लेकिन उन कमेटीज में जैसे जेंडर के नाम पर जस्टिस एक महिला को नहीं मिल सकता, इसलिए हर कैंपस, हर पब्लिक स्पेस में एक जेंडर सेंसिटिव सेल होता है, वुमेन सेल होता है, उसको महिला के पक्ष में बनाया जाता है ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके। सामान्य समितियां अगर पुरुष वर्चस्व की होंगी तो शायद वो न्याय नहीं दे पाएंगी। ठीक इसी तरह जाति का प्रश्न है, अगर एससी एसटी ओबीसी उन कमेटीज में नहीं होंगे तो जातिगत उन भेदभाव के न्याय नहीं हो पाएंगे। अब जरा आपके सवाल पर आते हैं, तो वो झूठ तो पर्दाफाश हो गया, क्योंकि एससी का अगर शोषण या भेदभाव कोई ओबीसी भी करता तो उसके ऊपर भी वो कमेटी जांच करती। ये झूठ बोला जा रहा है कि केवल सवर्ण के खिलाफ थी। एक बात, अब जरा इसके क्लास देख लेते हैं, समता समिति बनेगी कैसे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे, यानी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए मैं दो तीन एग्जांपल दे देता हूं। 1 अप्रैल 2023 को भारत सरकार देश को बताती है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 1 ST, 1 SC और 5 OBC वाइस चांसलर हैं, 38 अपर कास्ट हैं। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कौन बनेगा इस कमेटी का? वो वाइस चांसलर होगा। 90 डिग्री कॉलेज है, मैं एक सैंपल लेता हूं डीयू से, मेरा अपना कॉलेज रहा है, 14 साल मैं इस विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा हूं। 90 92 डिग्री कॉलेज हैं। मैं दावे से कह रहा हूं कि एक या दो कोई एक्सेप्शनल केस छोड़ दें तो सबके हेड ऑफ इंस्टीट्यूट संवर्ण होंगे। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब पदेन अध्यक्ष आप हैं तो वो तो उसमें रहेंगे। उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी मेंबर, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि वो संवर्ण नहीं होंगे। उच्च शिक्षा नहीं, पर संस्थान अगर का एक सवर्ण लिख देते तो शायद ये कंफ्यूजन नहीं होता, शायद नहीं, सेटिस्फेक्शन मैं होता। तो कह रहा हूं कि नहीं आप लिखना विरोध तो नहीं चाहिए कर था। रहे इस ना। इस कमेटी को जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जस्टिस करने वाली है, उसका हेड कोई समण क्यों होगा? इसकी जिद क्यों होनी चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि उस कमेटी का हेड कोई एससी एसटी ओबीसी होना चाहिए। जैसे महिलाओं के न्याय के लिए अगर कोई कमेटी बनेगी तो आप ये जिद क्यों करेंगे कि उसको हेड करने वाला पुरुष हो? और उसमें तो आप ये कहते नहीं कि ये तो पुरुष विरोधी कमेटी है। ये बनाना पड़ता है क्योंकि वो ऐतिहासिक वंचना के शिकार हैं। और इस कमेटी में हम भी ये कह रहे हैं कि ये झोल था कि आपने कहीं नहीं लिखा कि कितने मेंबर किस कमेटी, किस कम्युनिटी के होंगे। तो यही मैं साजिश कह रहा हूं, इसलिए सामान्य वर्ग में भी एक कंफ्यूजन गया और एससी एसटी ओबीसी को भी पता नहीं कि हम हैं कहां इसमें। एक एक और मुद्दा छूना चाहूंगा मैं, और वो जो पहले बात थी ड्राफ्ट में कि अगर आपकी कंप्लेन गलत निकली तो आपको सजा का प्रावधान था, वो हटा दिया गया। आपको लगता है कि वो होना चाहिए? अब मेरा मानना यह है कि ये अगर आप बाहर से देखें, आप सामान्य तौर पर एक सरसरी तौर पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी भी नियम में ये प्रावधान जरूर होना चाहिए कि अगर कोई गलत गलत मंशा से, झूठे इरादे से या बदनीयत से कोई अगर इस तरह का फैसला करे कि वो दुरुपयोग कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए प्रावधान होना चाहिए। इसका मैं 2 पॉइंट में जवाब देता हूं। पहला, जी। अगर दुरुपयोग के नाम पर पूरे कानून को रद्द करने के लिए आप सड़क पर पुतला जला रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा लगा रहे थे, पता नहीं उन पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। इतने इतने तारे जाति देख करके मोदी को तेली कर करके पोस्टर लगाया लोगों ने सोशल मीडिया पर। जाति इस देश में ऐसे काम करती है। अगर दुरुपयोग को आधार बनाएंगे
तो क्या दहेज उत्पीड़न के मामले या तमाम मामले यूएपीए के नाम पर जेल में बंद है पत्रकार और शोधार्थी, प्रोफेसर। आप पीएमएलए से लेकर के जितने ईडी सीबीआई के मामलों में आपकी रिपोर्ट कहती है कि 80-90% उसके मामले दुर्भावनापूर्ण होते हैं। एक बात, आप जब इस तरह के दुर्भावनापूर्ण काम होते हैं, जैसे एससी एसटी एक्ट का भी दुरुपयोग होता है, तो आप क्या करते हैं? एक्ट खत्म करेंगे? नहीं, उसका क्लॉज जोड़ देंगे। ठीक है, अब आपके सवाल पर आते हैं कि एक क्लॉज जोड़ देते कि इसका कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो इसमें वो होगा। मैं कह रहा हूं कि ठीक बात है, इसको पीछे अगर थोड़ा सा जाए तो 2012 में इस तरह का इशारा था। जैसे 2012 में यूजीसी के नोटिफिकेशन में टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लेन किया हुआ था, और ये साजिश ऐसी है कि इसमें टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आपने लिखा ही नहीं, आप जानबूझ के नहीं लिख रहे थे। इसी तरह से 12 में ये क्लॉज था। अब आप कह रहे हो कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि इस तरह के क्लॉज इसलिए जोड़े जाते हैं कि जब हेड ऑफ इंस्टीट्यूट या वो कमेटी जिसमें वर्चस्व सवर्ण लोगों का होगा, वो कैसे न्याय करेगी एससी एसटी ओबीसी को? अगर उसकी कंप्लेन जाती, उसे रिजेक्ट कर देते ये कह के कि आप झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो वो दोहरा शोषण का शिकार होता, क्योंकि वो आइडेंटिफाई हो चुका है लेकिन उसे जस्टिस नहीं मिला है। तो एक हम गलियारा खोलते हैं कि ये झूठी शिकायत का टूल हम कमेटी को न दें। अब आइए इसके आगे बढ़ जाते हैं। इस कमेटी के प्रोसीजर में क्या लिखा है? 7 दिन में उसके फैसले पर कार्रवाई होगी, 15 दिन में उसके आगे बढ़ेगा, जी, स्टेप बाय स्टेप, और वो लोकपाल तक जाता है। आप जी। उसे चैलेंज कर सकते थे। किसी का जीवन खत्म नहीं होने वाला, किसी का सब कुछ करियर खत्म नहीं होने वाला, उसको बहुत त्वरित गति से न्याय देना था। तो मैं इसलिए कहता हूं कि उस क्लास पर जबरदस्ती जोर न दिया जाए। किसी दलित पिछड़े का इतना वो नहीं है कि वो जबरदस्ती आंकड़े बता रहे हैं कि 80% टू 90% अपर कास्ट पूरे देश के कैंपसेस में प्रोफेसर हैं, डीन हैं, वाइस चांसलर हैं, और उनके रहते कोई दुरुपयोग कर लेगा, वो भी कैंपस की कमेटी के भीतर। तो ये हास्यास्पद लगता है। उस गलेरे को छोड़ दें, हम कम से कम इस साजिश को ये समझें कि थोड़ा उसको ऐसा बनाते कि उसको उसके जो परिभाषाएं उसको क्लियर कर लेते, तो शायद दोनों तरफ कंफ्यूजन ना होता। जी। एक आखिरी सवाल, ये बताइए कि अब सॉल्यूशन क्या है? कैसे ऐसी कमेटी बने जिससे सबके साथ इंसाफ हो सके, अगड़ों को भी लगे, सामान्य वर्ग को भी लगे कि उसकी बात भी सुनी गई है? मैं अभी भी कह रहा हूं, अगड़ों को ये वाक्य पढ़ लेना चाहिए था। इस कमेटी में जो उद्देश्य लिखा था उसमें साफ तौर पर लिखा था कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, इन सब के आधार पर, और 4-5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, या आर्थिक रूप से कमजोर तो सारे सवर्ण हैं, अगड़े हैं, और अब दिव्यांगजन, महिलाएं, इन सब में भी तो सवर्ण आएंगे। तो ये क्यों झूठ बोला गया कि ये सवर्ण के खिलाफ है केवल एक क्लॉज की वजह से? 3.1 सी, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट ने करवाया है। गवर्नमेंट ने ऐसी वेग पॉलिसी बना दी कि इधर भी कंफ्यूजन, उधर भी कंफ्यूजन। तो जो ताकतवर था उसने कंफ्यूजन सड़क पर उतर करके दिखा दिया, और कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दे दिया। अब कोर्ट को यह चाहिए था, पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं उन अदब के साथ कह रहा हूं, कि इसका 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद डेट दे देते, सरकार से उसका राय ले लेते। निदान यहां है सुमित जी, निदान ये है कि यूजीसी को बाध्य करे सरकार कि इस प्रोविजन पर आंकड़ों के साथ देश को बताए कि क्या रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी किसी अपर कास्ट में एक भी हुआ। ये जाति के नाम पर अगर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, तो जाति के नाम पर एक कमेटी प्रोटेक्ट करेगी। अब एक मैं आखिरी में थोड़ा सा वक्त ले रहा जी। हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। इसी गजट नोटिफिकेशन में एक क्लॉज बना हुआ है जिसमें वो 2023 का नोटिफिकेशन, ये अपील जहां है ना हिंदी में, अपील .9 पर है, और उसका 3rd नंबर का क्लॉज अगर पढ़ा जाए तो साफ तौर पर लिखा है कि लोकपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण अधिनियम विनियम 2023, और ये 2023 विनियम अभी भी चल रहा है, जिसमें सारे स्टूडेंट कवर होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ कोई भेदभाव होगा तो उसको कोई सुनेगा नहीं है। तो यूजीसी को करना है चाहिए, सोल्यूशन नंबर 1, इस क्लॉज को और क्लियर करे कि एवरी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, अगर किसी भी तरह का हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उस कमेटी के पास जाएगा, जिसमें सब इंक्लूड होंगे। .2, कि अगर वुमेन के लिए कोई इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वुमेन का एक मजबूत कमेटी बनी।
पॉइंट 3 एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग एक कमेटी बने जिसका प्रोविजन हो कि जिसमें बहुसंख्यक इस तबके के लोग हों। भले ही उसकी रिपोर्ट को सुपरविजन आगे आप करवा लीजिए, लेकिन तीनों को न्याय मिले। हम कतई ये नहीं चाहेंगे कि किसी सवर्ण बच्चे को न्याय न मिले। 14 साल में डीयू में प्रोफेसर रहा और मैं जानता हूं कि हमारे लिए बच्चे सब बराबर होते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सब बच्चे बराबर नहीं होते हैं, उनमें अलग अलग पहचान होती है। शुक्रिया। तो आपकी बातों को सुनकर तो ये लग रहा है लक्ष्मण जी कि शायद आप आज के फैसले से क्षुब्ध हैं, परेशान हैं। क्या आपको लगता है कि जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग हैं, अब वो सड़कों पे उतरेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले के बाद? शायद बीजेपी ऐसा ही कुछ चाहती होगी, इसलिए उसने ऐसी बिसात बिछाई। हम तो ऐसा नहीं चाहते। हम तो इस देश में ये चाहते हैं कि जाति जनगणना आपने वादा किया था, 33 सवाल जारी कर रहे हैं और 12 नंबर पॉइंट पर एससी एसटी को ही गिन रहे हैं। आपने कहा था सबको गिनेंगे, तो इस मुद्दे पर बात ना हो। आप दूसरा काम कर रहे हैं कि यूजीसी को खत्म करके एक हायर एजुकेशन कमीशन बना रहे हैं, जिसको धीरे धीरे प्राइवेट करके विश्वविद्यालयों को बेच रहे हैं। इस पर बात ना हो तो आप अचानक से एक ऐसा वेग टाइप का फरमान ले आए जिसमें प्रथम दृष्टया लगेगा कि एससी एसटी ओबीसी का हितैषी बन गए और विरोध करवा के कोर्ट से रुक भी गया। तो आपने तो क्योस मचा दिया। अब आप चाहते हैं कि पहले सवर्ण सड़क पे उतरे, अब एससी एसटी ओबीसी। अच्छा, मान लीजिए कल को एससी एसटी ओबीसी ये पूछेगा कि भाई आप कोर्ट में इंदिरा जयसिंह कह रही हैं और अब तो लाइव लॉ पर उसकी डिटेलिंग आ गई है। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि आप हमारी पूरी बात नहीं सुन रहे और बाहर विरोध करवा दीजिए और अंदर आप कानून रुकवा दीजिए, यह तो न्यायप्रिय नहीं। इंदिरा जयसिंह का कोर्ट है। तो अब अगर ये सब होगा और ये एससी एसटी ओबीसी देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि एक तो हमारा डिस्क्रिमिनेशन रुक नहीं रहा, हमारे लोग मारे जा रहे, हमारे लोगों सर थोराट कमेटी 2007 सबको पढ़नी चाहिए और जेएनयू में नेहरू कमेटी बनी थी जो कह रही है कि जाति देखकर इंटरव्यू में नंबर दिए जा रहे हैं। और इस तरह की चीजें जब पब्लिक डोमेन में जाएंगी तो गुस्सा बढ़ेगा। शायद हुकूमत की को ये गुस्सा पसंद है कि पहली बार वो गुस्सा हो, सड़क पर उतरे, दूसरी बार वो उतरे, पीछे से हम बहुत सारी पॉलिसी पास कराते रहे, यूजीसी को बेचते हैं, जाति जनगणना न कराएं और बाहर सब लड़ते रहे। मैंने पहले ये किताब लिखी थी प्रोफेसर की डायरी, मैंने उसमें लिखा था कि परमानेंट प्रोफेसर जो होते थे उन्हें एडॉक प्रोफेसर से लड़ा दिया जाता था। तो दोनों लोग आपस में लड़ते रहो और ऊपर से बड़ी बड़ी पॉलिसी पास होती रहे। तो मैं लक्ष्मण, नहीं ये चाहूंगा कि आप कोई लड़े। आपकी राय हो सकती है कि सरकार सबको लड़ा के रखना चाहती है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। देखना चाहिए कि क्या होता है। कौन सरकार चाहेगी कि देश में डिस्टर्बेंस बना रहे और आपस में उसके वोटर भी और उसकी मुखालफत करने वाले सड़कों पर प्रोटेस्ट करते रहे? विकास कैसे होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा? खैर, आपकी अपनी राय है, हम लोकतंत्र में रहते हैं। आप मेरी राय से जरूरी नहीं कि आप भी मेरी राय के साथ हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि मैं भी आपकी राय के साथ हूँ। बिल्कुल। शुक्रिया लक्ष्मण, आपसे बात थैंक करने यू। के बाद अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।